नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को पढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को पढ़ रहे हैं। और एक नवाचार के माध्यम से, एक इनोवेशन के माध्यम से, एक नए तरीके के माध्यम से जिस एक्ट को पढ़ने में और समझने में हमको 3 से 4 दिन लगने वाले थे, उसको हम आज पूरा कर देंगे। तो समय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है, और दोनों का तालमेल अगर बहुत अच्छा बैठ जाए तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कल हमने बहुत डिटेल में इस पूरे एक्ट की भूमिका को समझा। भूमिका को समझने के बाद इसमें धारा 3 तक हमने बहुत गंभीरता से चीज़ों को समझ लिया है, देख लिया है। तो आज आगे धारा 5 से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। धारा 5 से इसको आगे बढ़ाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आंख को क्या हुआ? आंख में कोई फ्लू हो गया है? आवाज ठीक नहीं आ रही है? ऐसा कैसन? सर पटक पटक। हम्म। 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 नहीं, आवाज वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपनी तरफ से इधर से कोई दिक्कत नहीं है। आँख की तरफ थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल का क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कुछ इन्फेक्शन टाइप सा हुआ। कई बार गए होंगे तो कोई फ्लू लग गया। तो फ्लू की वजह से जो ये नीचे नाक का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें स्वेलिंग आ रही है। दवाई चल रही है, 1-2 दिन में अपना ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है कुछ। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। जिसको अगर प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, मैं एक बार लिख देता हूँ। प्रॉब्लम वॉइस की आ रही है। सॉल्यूशन, क्लास क्लोज करो, बाहर जाओ, दोबारा आ जाओ। ठीक है। क्लास ठीक से नहीं दिख रही, सेम सॉल्यूशन। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ।
ये सॉल्यूशन है, चल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप देखो। यार इतने कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे पढ़ाएं ऐसे। है वो चलाते रहिए। बाकी जो ऐप है, ऐप को अपडेट कर लो आप। और अगर मान लिया अभी लाइव में प्रॉब्लम आ रही है तो रिकॉर्डेड सेशन आपको बिल्कुल ओके मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, अपना समझना चालू करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था। हमने कल धारा 3 के अंतर्गत, है ना, ऐप को अपडेट कर लो। अब लगातार आप कमेंट करोगे मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, ऐसा तो हाँ, पर पढ़ाना तो पड़ेगा क्योंकि इस एक्ट को आज कंप्लीट करना है। तो हम लोगों ने कल देखा था धारा 3 के अंतर्गत के पब्लिक सर्वेंट कौन हो सकता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और धारा 5, है ना, हमने धारा 4 को भी देखा था, विशेष न्यायालय इत्यादि तक हमने देख लिया था और कौन जज हो सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास धारा 5 जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बात करती है विशेष न्यायाधीश, जो आपके स्पेशल जजेस हैं। कौन है? जो आपके स्पेशल जजेस हैं, जो आपके स्पेशल जजेस हैं, है ना, जो आपके स्पेशल जजेस हैं, उनके अधिकारों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उनके अधिकारों के बारे में यहां पर बात हो रही है, विशेष, है ना, किस तरह का न्याय का, है ना, न्याय की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में यहां पर हमारी चर्चा होगी। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है, क्योंकि मामला आपके करप्शन से रिलेटेड है, तो ऐसे मामले में देखो ज्यादातर क्या होता है, सुनवाई जो होती है किसी भी मामले में, जब जज साहब सुनवाई करते हैं तो सुनवाई करने के दौरान क्या होता है, सुनवाई करने के दौरान जो आरोपी होता है, जो अभियुक्त होता है ना, अभियुक्त कह लो, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है ये अभियुक्त, है ना, अभियुक्त कह सकते हो। अभियुक्त कौन है? जिस पर अभियोग लगा है ना, जिस पर अभियोग लगा है। ये आप वाक्यांश में एक शब्द में पढ़ते होंगे, जिस पर अभियोग लगाया गया है, जिस पर अभियोग लगाया गया है, जिस पर अभियोग लगाया गया है। अभियोग मतलब जिस पर केस लगाया गया है, और इसी को अंग्रेजी भाषा में एक्यूज्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्यूज्ड। और इसी के लिए शब्द यूज होता है आरोपी। तो इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पर, है ना, अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसको अभियुक्त बनाया गया है कि भाई ये रिश्वत लेता है, ये पैसे लेता है, ये सारे काम करता है, तो ऐसे मामले में विशेष न्यायाधीशों के पास क्या शक्ति है। और ज्यादातर केसेस में जब कोर्ट की सुनवाई हो रही होती है ना, कोर्ट के ट्रायल चल रहे होते हैं, है ना, वहां पर विचारण चल रहा होता है, हियरिंग हो रही होती है वहां पर, तो वहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष, यानी कि विक्टिम यानी कि पीड़ित और एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त, दोनों का होना जरूरी है। परंतु यहां पर विशेष न्यायाधीशों की शक्ति के अंतर्गत एक पॉइंट स्पेशल है कि विशेष न्यायाधीश यदि चाहे तो अभियुक्त यानी कि आरोपी की सुपुर्दगी उपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकता है। आपसे पेपर में पूछेगा कि भाई विशेष न्यायाधीश या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि जिस व्यक्ति पर, जिस सरकारी कर्मचारी पर या लोक सेवक पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या उसका कोर्ट में रहना जरूरी है जब ट्रायल चल रहे हो? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि विशेष न्यायाधीशों के पास ऐसी शक्ति है कि वो एक्यूज्ड के बिना भी, है ना, वो एक्यूज्ड के बिना भी, उनकी एब्सेंस में भी, है ना, उनकी एब्सेंस में भी
कोर्ट की ट्रायल को जारी रख सकता है। और साथ में ये प्रोसेस की बात हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आ रहा है, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, विशेष न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, स्पेशल जो जज है वो किसको बनाया जाएगा, तो या तो आपके डीजे को, है ना, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जिसको आप सेशंस जज कहते हैं, है ना, जिसको आप सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश, इस तरह से एडिशनल डीजे को या असिस्टेंट डीजे को आप बनाएंगे। तो अगर आप बात कर रहे हो डीजे की, है ना, अगर आप बात कर रहे हो, जो एडीजे होते हैं ना, एडिशनल डीजे होते हैं, वो सेम ही पावर ग्रांट करते हैं, वो सेम ही पावर रखते हैं। क्योंकि अब आप एक चीज देखो, बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट में जो जिला न्यायालय होता है उसको विशेष न्यायालय घोषित किया जाता है। तो एक जज इतने सारे केसेस कैसे संभाल सकता है, तो उसको हेल्प करने के लिए अपर मतलब दूसरा, है ना, अपर का मतलब क्या होता है, दूसरा, सेकंड, यानी कि अपर जिला जज, यानी कि दूसरा जिला जज, वो बस नाम अपर है, इसका मतलब यह है कि वो समकक्ष ही माने जाते हैं और समकक्ष ही फैसले सुनाने के लिए, विचारण करने के लिए उनके पास अथॉरिटी होती है। एक चीज यहां पर है कि इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रायल अगर कोई स्पेशल जज सुन रहा होगा तो उसके लिए जरूरी है कि वो सत्र न्यायालय में उसकी सुनवाई करे। कहां पर, सत्र न्यायालय में, जिला जज वाली कोर्ट में ही उसकी सुनवाई करेगा, इसके अलावा कहीं भी सुनवाई नहीं करी जाएगी। तो सेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि विशेष न्यायाधीश के अधिकार और न्याय की प्रक्रिया, विशेष न्यायाधीश स्पेशल जज बिना एक्यूज्ड की प्रेजेंस के या उसकी एब्सेंस में भी जो ट्रायल है उनको जारी रख सकता है। और जब ट्रायल ले रहा होगा तो उसके लिए यह जरूरी है कि वो जिला जज वाली कोर्ट में ही जाकर के बैठे, इसके अलावा कहीं भी जाकर के ना बैठे। इस चीज को हाँ ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब अगला हमारा यहां पर है सेक्शन 6 है, और ये पूछा जा सकता है आपसे, यहां पर लिखा है संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा, है ना, विचारण मतलब होते हैं आपकी हियरिंग या ट्रायल्स। संक्षिप्त को अंग्रेजी में आप लिख सकते हो समरी, क्या लिख सकते हो, समरी, और विचारण के लिए आप लिख सकते हो ट्रायल्स। ठीक है, इनको समरी ट्रायल्स कहा जाता है, यहां पर आप लिख लो समरी ट्रायल्स। तो समरी ट्रायल्स, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में सुनवाइयां होती हैं, तो सुनवाइयां बहुत अलग अलग तरीके की भी हो सकती हैं। एक सुनवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें बहुत बड़े स्तर पर जो सबूत हैं, गवाह हैं और तमाम दलीलें हैं वो पेश करी जाती हैं, लंबे समय तक कोर्ट केसेस चलते हैं। बट अगर भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है और उसमें एक लंबे समय तक आपने ट्रायल कर लिए, हियरिंग कर ली, आप सवाल जवाब कर रहे हो, साक्ष्यों को, सबूतों को बुला रहे हो, तो फिर उसका फायदा ही क्या होगा, उधर उसको न्याय भी नहीं मिल पाएगा जिस आदमी के साथ में गड़बड़ हुई है, और वो जो भ्रष्टाचारी है उसको भी सजा नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर एक बात है कि संक्षिप्त विचारण की शक्ति, समरी ट्रायल्स की शक्ति किसके पास होती है, तो समरी ट्रायल्स की शक्ति आपको सीधे सीधे बोल देना है कि समरी ट्रायल्स की शक्ति विशेष न्यायाधीश के पास होती है। यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि स्पेशल जज चाहे तो, है ना, स्पेशल जज, हाँ, स्पेशल जज चाहे तो मामले को तेजी से निपटाने के लिए, मामले को तेजी से निपटाने के लिए, तेजी से निपटाने के लिए, तेजी से निपटाने के लिए समरी ट्रायल्स कर सकता है, समरी ट्रायल्स कर सकता है, समरी ट्रायल्स कर सकता है, समरी ट्रायल्स कर सकता है। और साथ में क्या काम कर सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, विशेष जज के पास शक्ति क्या है कि वह संक्षिप्त विचारण कर सकता है और 1 साल तक की अवधि का दंड का आदेश दे सकता है। 1 साल तक की सजा इस समरी ट्रायल के अंतर्गत वो दे सकता है। जब वो समरी ट्रायल कर रहा है, फटाफट सुन रहा है, क्योंकि देखो आपने फटाफट सुन लिया, सुनने के बाद आपने फटाफट सुन लिया, उसके बाद देखो ये बात पक्की नहीं है कि न्याय ढंग से ही हो जाएगा, हो सकता है कोई गड़बड़ हो, और आपने उसको 3 साल, 5 साल, 7 साल तक की सजा सुना दी।
आपने उसको इतने लंबे समय तक की सजा सुना दी, तो हो सकता है उसके साथ अन्याय हो जाए। तो यहां पर सीधे सीधे बात है कि अगर विशेष न्यायाधीश चाहे तो वो समरी ट्रायल्स कर सकता है, बट जब समरी ट्रायल कर रहा है तो उसमें 1 साल तक का ही दंड दे सकता है। तो समरी ट्रायल के परिणाम स्वरूप, यहां पर आप लिख सकते हो समरी ट्रायल के परिणाम स्वरूप, समरी ट्रायल के परिणाम स्वरूप क्या कर सकता है, समरी ट्रायल्स के परिणाम स्वरूप 1 साल तक की ही जेल दे सकता है। 1 साल तक की ही क्या दे सकता है, सजा देगा। 1 साल तक की ही सजा देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इस चीज को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। तो समरी ट्रायल्स के बारे में बात करता है सेक्शन 7। अब अगली धारा, अगली धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको आप रट लो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यहां पर मैं लिख देता हूं धारा रट लेनी है, हाँ धारा रट लेनी है, धारा रट लेनी है, क्योंकि सीधे सीधे अगर हम सेक्शन 7 में देखें, अगर हम सीधे सीधे सेक्शन 7 को समझने का प्रयास करें तो ये है रिश्वत लेना, है ना। क्या है, रिश्वत लेना, रिश्वत लेना, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा अपराध है इस धारा के, इस पूरे एक्ट के अंतर्गत, कि सरकारी अधिकारी क्या काम कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हम्म 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 हाँ, रिश्वत लेना। तो यहां पर सेक्शन 7 क्या बोलता है, क्या बोल रहा है कि लोक सेवक यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट क्या करते हुए, अपने पद पर रहते हुए पदीय कार्य करने के लिए, देखो एक शब्द होता है पदेन, है ना, पदेन। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं, आपके पदेन सभापति होते हैं, कहां के, आपके राज्यसभा के। तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो पदेन सभापति होगा, कहां का, राज्यसभा का। तो पदेन पर होने का, पदेन मतलब पद पर होने के कारण, है ना। जो भी व्यक्ति आपके उपराष्ट्रपति पद पर बैठेगा तो उस पद पर रहने के कारण क्या होगा बेटे, वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, पदेन सभापति कहलाएगा। तो यदि कोई पब्लिक सर्वेंट जिस पद पर वो है और जिस ड्यूटी के लिए उसको मेहनताना मिल रहा है सरकार की तरफ से, है ना, उसको तनख्वाह मिल रही है, फीस मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है उसको, उस काम को करने के लिए वो क्या मांगता है, रिश्वत मांगता है, रिश्वत लेता है, ब्राइब लेता है। क्या काम करता है, ब्राइब लेता है ना, हाथ गरम करना, मुट्ठी गरम करना, ये शब्द, ये मुहावरा यूज होता है। तो ब्राइब लेता है, तो उसके संदर्भ में बात की गई है आपके सेक्शन 7 में। यहां पर पदीय कार्य, सपोज करो कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर है और आप उसके पास गए कि सर मेरे साथ में ये समस्या आपकी हो रही है, हाँ हाँ ये समस्या मेरे साथ में हो रही है, मेरी एफआईआर लिखो। उसने बोला कि मैं एफआईआर लिख लूंगा पर मैं 10,000 रुपए लूंगा। अब उसको एफआईआर लिखने के लिए, सारे काम करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है, परंतु उसका काम पद के हिसाब से काम है कि वो लोगों की प्रॉब्लम सुने, एफआईआर लिखे, परंतु उस पदीय कार्य को करने के लिए भी आपसे रुपये पैसे की डिमांड कर रहा है। तो ये एक्ट ही रिश्वत लेना कहलाता है। रिश्वत लेना क्या चीज है, रिश्वत लेना क्या चीज है, अपने कर्तव्य को करने के लिए, अपने कर्तव्य यानी कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो वैध वेतन या पारिश्रमिक, वैध वेतन या पारिश्रमिक, यदि किसी को कोई काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए सैलरी मिलती है और उस सैलरी से अलग, उस सैलरी से भिन्न रुपया मांगता है, पैसा मांगता है, गिफ्ट मांगता है या इनाम मांगता है, तो ये सब चीजें रिश्वत में आती हैं। इस चीज को आप लिख लीजिए, रिश्वत में क्या क्या आ सकता है, रिश्वत में, ब्राइब में क्या क्या आपका आ सकता है। तो रिश्वत या ब्राइब में आपको लिखना है, रिश्वत या ब्राइब में पैसा, रुपया आ सकता है ना, मनी आ सकता है। हो सकता है कोई कहे कि भाई पैसे नहीं चाहिए, मेरे को गिफ्ट दे दो, कोई गिफ्ट दे दो, है ना, या मेरे को क्या दे दो, मेरे को कोई इनाम दे दो, है ना, मेरे को कोई इनाम दे दो, मेरे को कोई इनाम दे दो। इनाम मतलब कोई पारिश्रमिक दे दो, पारिश्रमिक, है ना, कोई पुरस्कार, इनाम यानी कि कोई पुरस्कार दे दो। तो पुरस्कार के रूप से मुझको इस चीज का आप हर्जाना भरपाई मतलब करवा दो। तो अब सपोज करो
आप किसी दरोगा के पास गए, दरोगा के पास जाने पर आपने कहा मेरी एफआईआर लिख दो, वो कहता है मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। अब वो अगर वो बेवकूफ रहेगा तो वो कहेगा मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना रुपया चाहिए। परंतु अगर चंट है तो सीधे कहेगा पैसा नहीं चाहिए भाई, मेरे को ना 10,000 रुपए वाला मिक्सर जूसर लाके तू यहाँ पे रख दे, है ना, या अगर 5 लाख रुपए मांगे तो वो वाली गाड़ी मेरे घर पे पहुंचा दे। अगर और ज्यादा होशियार है तो कह सकता है कि भाई ये इनाम जो है ये इस संस्था से इनाम निकलवाओ, है ना, और उसमें मुझे पुरस्कृत करवाओ, उस पुरस्कार राशि के तौर पर मुझे इतने पैसे दिलवाओ तो मैं तुम्हारा काम ये कर दूंगा। तो रिश्वत में क्या आता है, रिश्वत में रुपया पैसा आता है, साथ में गिफ्ट लेना भी आता है, साथ में पुरस्कार इनाम लेना भी आना आता है। और ये किस एवज में, तो अपने पदीय कार्य करने के लिए, पदीय कार्य मतलब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए उसे सैलरी भी मिलती है, उनके लिए अलग से ये चीजें लेता है। तो ये पूरा का पूरा एक्ट रिश्वत लेना कहलाता है। क्या कहलाता है, रिश्वत लेना कहलाता है। हाँ, हम्म हम्म ठीक है। अब हाँ, अब इसके दंड के प्रावधान की बात कर लेते हैं। क्या इसका दंड का प्रावधान यहां पर है, तो इसका पनिशमेंट क्या है। हाँ, अगर कोई दंड मतलब रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो पनिशमेंट कितना है, तो मिनिमम 3 साल की सजा होगी। कितनी, मिनिमम 3 साल की जेल होगी, मिनिमम 3 साल की जेल होगी। और मैक्सिमम कितनी जेल होगी, मैक्सिमम 7 साल की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये सेक्शन 7 के अंतर्गत सारी बात आ गई कि लोक सेवक क्या काम कर रहा है, लोक सेवक अपने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए उसको तनख्वाह भी मिलती है ना, उसको वैध वेतन मिलता है। हाँ, हम्म, हाँ, वैध वेतन भी जिसको मिलता है उसके माध्यम से उससे भी अलग अगर पैसे रुपये इत्यादि लेता है तो 3 साल से लेकर के 7 साल तक की इसको जेल हो सकती है और जुर्माना भी उसको देना पड़ सकता है। आगे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट अगला सेक्शन, इधर भी ध्यान दो, इधर अच्छे समझने का प्रयास करो। आज इसको कंप्लीट करना है हमको राल में। सेक्शन 7A किस बारे में बात करता है, यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है लोक सेवक, काफी इंपॉर्टेंट है। लोक सेवक, लोक सेवक मतलब वही आपका पब्लिक सर्वेंट। हाँ, क्या चीज है, पब्लिक सर्वेंट। तो कई बार क्या होता है, एक तो क्या हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है कि आपका जो पब्लिक सर्वेंट है वो खुद ही पैसे मांग रहा है, खुद गिफ्ट मांग रहा है, इनाम मांग रहा है। एक क्या होता है, वो मांग नहीं रहा है, सामने वाला उसको ऑफर कर रहा है कि आप ले लो ना, आप पैसे ले लो, आप गिफ्ट ले लो, मेरा ये काम कर दो, इस सेंस में। तो लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों या निजी प्रभाव, अब देखो भ्रष्ट, भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब करप्ट तरीके से, भ्रष्ट मतलब करप्ट तरीके से, अवैध साधनों का प्रयोग करके या निजी प्रभाव द्वारा, निजी प्रभाव के बोलता है कि भाई हमारी जान पहचान बहुत ऊपर तक है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और हम तो ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा फायदा हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, काम आपको ही करना है, हम ऊपर कह के करवा लेंगे, या तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो निजी प्रभाव दिखा करके, अपना दलबल दिखा करके, इसका मतलब क्या होता है, अपना दलबल दिखाकर, अपना दलबर दिखाकर, अपना दलबल दिखाकर, या क्या करके, अपना रसूख दिखाकर, क्या करके, रसूख दिखाकर, रसूख दिखाकर, या अपनी पावर दिखाकर कि भाई हम तो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी हैं, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। गलत तरीकों से या करप्ट तरीकों से किसी ऑफिसर को ब्राइब लेने के लिए, क्या आपकी रिश्वत लेने के लिए उकसाता है, भड़काता है, एक तरह से दुष्प्रेरित करता है। तो यहां पर लेने की बात नहीं है, लेने की बात कहां पर आ रही है, लेने की बात आ रही है सेक्शन 7 में, कि वो खुद लेने के लिए इच्छुक है। तो अगर वो खुद लेने के लिए इच्छुक है इस तरह की रिश्वत, तो 3 साल से 7 साल तक की सजा होगी, साथ में जुर्माना अलग से होगा। परंतु सेक्शन 7A में क्या चीज है कि उसकी इच्छा नहीं है, बट उसको देने के लिए उकसाया जा रहा है कि तुम रिश्वत ले लो, है ना, तुम हमारा काम करो, है ना, करप्ट तरीके से, इलीगल मेथड्स का यूज करते हुए और अपना रसूख दिखा करके रिश्वत लेने के लिए उकसाता है। तो जो व्यक्ति उकसाएगा
उसको मिनिमम 3 साल की सजा होगी, वही सेम सजा होगी, क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं। यहां पर एक चीज नोट लिख लीजिए, जैसे दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, तो रिश्वत लेना और देना, रिश्वत लेना व देना दोनों अपराध हैं। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि सर मान लिया किसी को मजबूरी में देनी पड़ रही हो, उसको अपना काम करवाना है और काम हो नहीं रहा बिल्कुल भी, तो क्या उस तरह से पैसे देना अपराध है? तो उसके बारे में भी आगे आगे प्रावधान आएगा। बट आप इसको समझिए, अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत लेने के लिए उकसाता है, भड़काता है, तो मिनिमम उसको 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा, साथ में उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगेगा। ये बात आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए। हाँ हाँ। हम्म हम्म। विश्वास ये तो आप खुद ही डिसाइड करो भाई, आपको कहाँ जाना है, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। हम्म। ठीक है, अगला। अब अगली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो। हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, हमने क्या देखा? धारा 7 में ब्राइब लेना अपराध है, ब्राइब लेना अपराध है, ब्राइब लेना अपराध है ना, अपराध है। धारा 7A में हमने क्या देखा कि ब्राइब लेने के लिए उकसाना, ब्राइब लेने के लिए उकसाना अपराध है, ब्राइब लेने के लिए उकसाना अपराध है। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? और धारा 8 क्या बात बोलेगी? किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध है। अगर अधिकारी रिश्वत ले रहा है वो अपराधी है, तो यदि आप रिश्वत दे रहे हो तो आप भी अपराधी हो। मैंने यहां पर ये पॉइंट पहले ही लिख दिया है, पहले ही समझा दिया है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आपके आते हैं। तो रिश्वत देना भी अपराध है, रिश्वत देना भी आपका अपराध है, यह बात आपको समझनी चाहिए। यदि कोई क्या यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देता है तो क्या होगा? 7 साल तक की जेल उस व्यक्ति को हो सकती है। क्या हो सकती है? 7 साल तक की जेल हो सकती है। रिश्वत देने पर जो दंड होगा वो जेल हो सकती है कितनी? 7 साल तक की, है ना, 7 साल तक की। या उसको क्या हो सकता है? या उसको फाइन भरना पड़ सकता है, या उसको दोनों से दंडित किया जा सकता है। बट फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात तो बताओ, सर एक बात तो समझाओ। क्या बात समझाओ? क्या बात बताओ? कि अगर किसी ने मजबूरी में रिश्वत दी हो तो वो कहां जाए? उसका काम ही नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई चीज करनी जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, फोर्सफुली काम करवाए, धमकी दे, तो आप अपने अधिकारियों को बताओ, एंटी करप्शन को बताओ आप। ठीक है, बट आप लो मत। ठीक है, और पुलिस विभाग वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं गड़बड़। आप में से भी तमाम लोग करेंगे आगे चल करके, और खूब करेंगे। ठीक है, एक टाइम पे शुरू में अजीब लगता है, बाद में ये अच्छा लगने लगता है। ठीक है, मुझे एक लड़का मिला था जो 2 ही महीने हुए थे उसके ज्वाइन हुए, तो मैंने बोला कि पैसा वैसा मत लेना दोस्त। तो क्या उसके शब्द क्या थे लड़के के कि सर विभाग में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, विभाग में तो सब काम करना है। जस्ट 2 महीने उसको ज्वाइन करे हुए हैं एज अ सब इंस्पेक्टर, और उसके ये शब्द हैं। और जब 10 15 20 साल बीत जाते हैं सर्विस में, तो फिर तो पैसा बाहर से लेना, और वो पैसा किस चीज़ का होता है? वो क्राइम्स के आधार पर पैसा होता है। वेश्यालय चलते हैं, आपके रेड लाइट एरिया चलते हैं, वहाँ का पैसा आता है ना, और एक्सटोर्शन का पैसा आता है, तरह तरह का पैसा। वो पैसा आपको दिखेगा बड़े ऐश्वर्य खड़े कर रहा है, पर आपके जीवन को बर्बाद करने में वो ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। थोड़े ही दिन बाद आपकी हंसती खेलती गृहस्थी उजड़ जाएगी। और मैंने एक ऐसे पुलिस वाले को देखा है जो रिटायरमेंट टाइम तक तो बहुत आबाद था, है ना, रिटायरमेंट टाइम तक तो बहुत आबाद था, उसके बाद उसके घर की, उसके बालकों की वो दुर्दशा आज हो रही है
जो मैं आपको बता नहीं सकता। अधर्म का जो पैसा है वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि यदि मजबूरी में देनी पड़ गई हो, विवशता में देनी पड़ गई हो, मजबूरी में, ठीक है, अगर सपोज करो उसको मजबूरी में देनी पड़ रही है, पब्लिक सर्वेंट मान नहीं रहा है, तो मजबूरी में अगर ब्राइब दी गई है, रिश्वत दी गई है, तो वह अपराध नहीं है। ठीक है, अगर मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ी है तो वह अपराध नहीं है। यह बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए। पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, पर 7 दिन के भीतर भीतर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपने मजबूरी में रिश्वत दी है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु आपको 7 दिन के भीतर, सपोज करो आज आपने रिश्वत दी है किसी व्यक्ति को, तो 7 दिन के भीतर भीतर आप एंटी करप्शन ब्यूरो इत्यादि को संपर्क करो, उनको बताओ कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना घट चुकी है। अगर आपने मजबूरी में दे दी और फिर आप आगे बता नहीं रहे हो और फिर वो आगे चल करके केस खुल गया कि इसने पैसा दिया था, तब आप अंदर जाओगे, क्योंकि आपने ये 7 दिन वाली शर्त को पूरा नहीं किया। तो सेक्शन 8 क्या कहता है, किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देना भी अपराध है, और यदि कोई व्यक्ति देता है तो 7 साल तक की जेल उस व्यक्ति को हो सकती है, या उस पर जुर्माना लग सकता है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करिए। हाँ, भाई ऐप को अपडेट कर लो दोस्तों, जिनका भी चलने रहा। हम्म हम्म ऐप में अपडेट आया है। ऐप को अपडेट कर लो मेरे भाई। हम्म अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर मजबूरी क्या हो सकती है। मजबूरी में बताता हूं आपको कैसी होती है। अभी जब डिपार्टमेंट में जाओगे और सब इंस्पेक्टर बन के जाओगे, तो थानेदार महोदय कहेंगे कि भाई चौकी पे पैसा आया है, वो पैसा पहुंचाओ जरा, या कल को ट्रांसफर कराना होगा। कल को क्या कराना होगा, ट्रांसफर कराना होगा। ट्रांसफर कराने के लिए 1 लाख रुपए बाबुओं को और अधिकारियों को देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो जहां पर पड़ेगा, हैज टू, हैव टू आ जाता है, वही मजबूरी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है, क्यों नहीं आ जाती है, आपको पता है। जैसे अगर थाने में गए हो और थाने में फर्जी तरीके से आपके बच्चे को उठा के ले आए हैं, और आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चे का नाम काट दो साहब, और सबसे ज्यादा थानेदार इसमें पैसा कमाते हैं, फर्जी में नाम लिख देते हैं एफआईआर में, और फिर कहते हैं कि नाम कटवाना है तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दो। तो मजबूरी में देना पड़ेगा ना भाई, इसको कहते हैं मजबूरी। ज्यादातर जो रिश्वतें दी जाती हैं वो मजबूरियों में ही दी जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सेक्शन 9 है कि अगर कोई वाणिज्यिक संगठन है ना, वाणिज्यिक संगठन मतलब आपका कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रिश्वत देता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा। क्या होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी संस्था हो सकती है ना, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी आपकी कंपनी हो सकती है, कोई भी आपका संगठन हो सकता है, ठीक है। और इनको क्या काम करना है, इनको अपना कोई काम करवाना है, अपना कोई काम करवाना है। तो अपना काम कराने के लिए ये क्या काम करेंगे, किसी पब्लिक सर्वेंट को जो रिगार्डिंग अथॉरिटी है ना, किसी पब्लिक सर्वेंट को पकड़ेंगे, किसी पब्लिक सर्वेंट को पकड़ेंगे, किसी पब्लिक सर्वेंट को पकड़ेंगे जिससे उन्हें अपना काम करवाना है। तो ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको अगर ब्राइब करते हैं, जैसे क्या क्या काम हो सकता है कि भाई हो सकता है ये कहें कि हमको टेंडर दिलवा दो, ठीक है, हमको ठेका दिलवा दो, है ना, हमको ठेका दिलवा दो, या हमारे फर्जी प्रमाण पत्र बना दो, है ना, हमारे क्या बना दो, फर्जी प्रमाण पत्र बना दो कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। तो इस तरह के तमाम चीजें कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई संगठन, कोई फैक्ट्री, कोई कुछ भी उद्योग टाइप का, जिसको अपना कोई भी काम करवाना है किसी पब्लिक सर्वेंट से, तो जैसे टेंडर लेना, ठेका लेना, फर्जी प्रमाण पत्र के हमारे हमको हर जगह पास दिखा दो, है ना, लाइसेंस बनवाना हो, ठीक है, लाइसेंस बनवाना हो, लाइसेंस इत्यादि बनवाना हो, तमाम चीजें हो। और इन कामों को करने के लिए यदि कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देता है, तो ये ब्राइब एक अपराध माना जाएगा। वो तो व्यक्ति के बारे में बात थी, यहां पर आपकी बात किस संदर्भ में आ रही है, यहां पर आपकी बात आ रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। एकदम से हमारे दिमाग में पॉइंट आएगा कि भाई अगर आदमी रिश्वत दे रहा है,
अगर आदमी रिश्वत दे रहा है तो फिर तो आदमी अपराधी है। बट अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रिश्वत दे रहा है तो क्या हम कोई उद्योग को, चीनी मिल को उठा के थोड़े ले जाएंगे कि लो इसको जेल में बंद करो? तो अब रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इसी का समाधान करती है सेक्शन 10 के वाणिज्यिक संगठन के मामले में। यदि कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, यदि कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ब्राइब देने का काम करता है, रिश्वत देने का काम करता है, तो ऐसे मामले में जो एक्यूज्ड होंगे, है ना, भ्रष्टाचार के आरोपी होंगे, ऐसे मामले में जो भ्रष्टाचार के आरोपी होंगे, भ्रष्टाचार के आरोपी जो व्यक्ति कहलाएंगे, तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर होगा या उस कंपनी का सेक्रेटरी होगा या अन्य अधिकारी भी उसके लपेटे में आ सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह नहीं होगा कि भाई पूरी की पूरी जो कंपनी है, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे आदमियों को उठा करके आप भ्रष्टाचार के मुद्दे बंद कर दोगे। नहीं, ऐसा कौन करते हैं? जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल होते हैं, कहीं भी चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, आपके सेक्रेटरीज होते हैं, आपके डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर वो एक ही बात है ना। आपके सीईओ होते हैं, सीएफओज होते हैं, तो तमाम तरह की चीजें वहां पर होती हैं। तो अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ब्राइब देने का काम करता है तो ऐसे मामले में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के मामले में, जो एक्यूज्ड होंगे, जो भ्रष्टाचार के आरोपी होंगे, या तो वो डायरेक्टर होगा उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, या सचिव या अन्य अधिकारी। और ऐसे मामले में इन लोगों को जो जेल होगी, है ना, जो जेल होगी, जो पनिशमेंट होगा, वो मिनिमम 3 साल का होगा और मैक्सिमम 7 साल का होगा। इस पूरे के पूरे एक्ट में जो सजा का प्रावधान है वो 3 से 7 साल ही है। हाँ, वो 3 से 7 साल का ही प्रावधान है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे समझना है। साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो सेक्शन 10 में वाणिज्यिक संगठन के मामले में दोषी उसके डायरेक्टर, उसके सेक्रेटरी आदि इत्यादि अधिकारी होंगे। 16 साल की लड़की की शादी हो रही गांव में, कैसे रोक सकते हैं? पुलिस को कॉल कर दो बस। हम्म हम्म हाँ, अभी आएगी ये बात भी। अभी इसमें एक पॉइंट आ गया कि रिश्वत लेने और देने वाले सब फंस रहे हैं। पर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि दिलवाते हैं, दिलवाते हैं, हाँ, देने पड़ते हैं पैसे, हाँ। हम क्या करते हैं? लोग दिलवाते हैं। दिलवाने का मतलब होता है दुष्प्रेरण करना, दिलवाना, उकसाना। तो वो उसी संदर्भ में आएगा। ये आ गया देखो आपका सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में। बहुत बढ़िया, आपकी टोन बढ़िया जा रही है। तो अपराधों के लिए दुष्प्रेरण देना, अपराध के दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरण होता है उकसाना, है ना, उकसाना, है ना, उकसाना या भड़काना, है ना, उकसाना या भड़काना। और इसी में क्या आ जाता है आपका? इसी को कहते हैं आपका अबेटमेंट। ठीक है, इसी में आपका आ जाता है अबेटमेंट। ये चीज आती है दुष्प्रेरण में। और अगर आप आगे चल करके देखोगे बीएनएस में, जब हम अबेटमेंट में करते हैं तो अबेटमेंट में क्या चीज होता है? अबेटमेंट के 3 चीजें होती हैं। अगर आप किसी काम के लिए किसी को उकसा रहे हो, किसी को भड़का रहे हो, तो ये अबेटमेंट होता है। अगर आप किसी काम के लिए षड्यंत्र कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी, है ना, अगर आप किसी काम के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो ये भी अबेटमेंट है। और अगर आप किसी को किसी काम में हेल्प कर रहे हो तो ये भी अबेटमेंट के अंतर्गत आता है, दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। अपराध कौन से? अपराध रिश्वत लेना, अपराध रिश्वत देना या देने के लिए मजबूर करना, ये इस तरह के जितने भी अपराध हैं, अगर आप इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए अपराधों के लिए दुष्प्रेरण करते हो, यानी उकसाते हो, भड़काते हो किसी को भी, या षड्यंत्र करते हो ऐसा कुछ, या किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए वही दंड होगा जो अपराध करने के लिए वाले के लिए होता है। अबेटमेंट में क्या चीज होती है? समझो ध्यान से। अबेटमेंट में क्या चीज होती है? सपोज करो एक व्यक्ति है ए और एक अधिकारी, है ना, ये अधिकारी, ये आपका क्या है? ये आपका पब्लिक सर्वेंट है, ये आपका पब्लिक सर्वेंट है मानो, और ये कोई आम आदमी है। ये कौन है?
आम आदमी है। अब इस ए को इस बी से कोई काम निकलवाना है, तो यहां पर ये इसके पास गया कि साहब मेरा काम कर दो। इसने कहा मैं किसी तुम्हारे जैसे का काम नहीं करता हूं, तुम बेकार हो, मैं तुम्हारे जैसे का किसी का काम नहीं करता हूं। तो अब ये व्यक्ति क्या सोचे, भाई यार कैसे मैं काम कराऊं। तो ये सपोज करो सी के पास गया, तो ये सी के पास जब जाएगा तो सी क्या काम करेगा, भाई देख तेरा काम ऐसे नहीं होगा, तेरा काम रुपए पैसे से होगा। तो सी क्या काम करता है, सी इसको हेल्प करता है या सी इसको उकसाता है कि भाई तुम इसको रिश्वत दो। तो ये व्यक्ति जो होगा ये दुष्प्रेरक कहलाएगा। अब ये उकसाए भड़काए, हेल्प करे, षड्यंत्र करे, कुछ भी करे, तो ये व्यक्ति दुष्प्रेरक कहलाएगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो दंड अपराधी को मिलता है ना, जो दंड अपराधी को मिलता है वही दंड दुष्प्रेरक को मिलता है, एबेक्टर को मिलता है। ये बात ध्यान रखिए। और एक आगे की बात और सुनिए आप, एक आगे की बात और सुनिए। यदि उकसाने भड़काने वाले ने उकसा दिया और अपराध हो गया तो दोनों को सेम सजा मिलेगी। बट अगर उकसाने भड़काने वाले ने उकसा दिया, भड़का दिया और वह व्यक्ति सुन करके चला गया पर अपराध नहीं हुआ, तो क्या यह व्यक्ति बच जाएगा? नहीं। अपराध हो या ना हो, जिसने उकसा दिया भड़का दिया है उसको तो सजा मिलेगी ही, उसको तो सजा मिलती ही है। तो यदि अपराध करने के लिए उकसाता है तो चाहे अपराध होवे या ना होवे, यह व्यक्ति अपराधी ही कहलाएगा। और इसके लिए दंड का प्रावधान वही 3 साल मिनिमम और 7 साल आपका मैक्सिमम है। 7 में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मतलब आत्मीय शांति मिल रही है, आत्मीय सुख मिल रहा है कि मैं एक्चुअली में आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ा पा रहा हूं। नहीं तो लिखने लिखने में ही रह जाते हैं यार, पूरा का पूरा बस लिखने लिखने में ही रह जाते हैं। मेरे को बहुत संतुष्टि मिल रही है। हाँ हाँ, आर के अम्बेडकर भैया मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई आपको, आप खूब तरक्की पाएं, आप दरोगा बन के आए, बहुत अच्छी बात है। तो क्लियर हो गया आपको। इस तरह से मैं पहले पढ़ाता था, ठीक है, पहले मैं इसी तरह करके लाता था। जब मैंने लास्ट टाइम मूल विधि पढ़ाई थी 2021 वाली भर्ती में, तो मैं बोर्ड पे पहले ऐसे ही पॉइंट लिख लाता था और मेरे पास व्हाइट वाला बोर्ड था, तो पूरा एक ऐसे बोर्ड पे लिखा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको। तो ऐसे मैं बोर्ड पे लिख के लाता था, 20-25 मिनट का सेशन होता था और उसमें इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करता था। तो ये तरीका इतना जानदार होता था, जबरदस्त। और मेरे को वही फीलिंग आ रही है जैसे मैं पहले पढ़ाता था। नहीं, आम आदमी का मतलब यहाँ पे पार्टी, किसी पार्टी व्यक्ति का नाम नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए सेक्शन 12, सेक्शन 12 हमारा हो गया। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोलता है? लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी, इसको मैं समझाता हूं। आपने एक चीज देखी होगी कि लोग हाँ हाँ हाँ, विवेचना का अधिकार किसके पास है? अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब चीज आएगी, सब चीज आएगी बेटा। हाँ, अच्छा लड्डू खाना है, बिल्कुल खिलाएंगे मेरे बेटे, जरूर खिलाएंगे। मैं तो चाह रहा हूं भर्ती जल्दी से आ जाए, जल्दी जल्दी आपके सिलेक्शन हो और जल्दी जल्दी आपसे मिलना होए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ध्यान से सुनो। तो आपने देखा होगा कि लोग लोक सेवक होते हुए और क्या काम करते हैं, बहुत सारी संपत्ति जोड़ लेते हैं। मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं, है ना। वो क्या काम करते हैं, अपने पद पर रहते हुए अपने पदों का गलत इस्तेमाल, अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हुए बहुत पैसा कमाते हैं। लोग सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं? लोग सिविल सर्विसेज में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो इंटरव्यूज में बैठ के बोलते हैं, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू हेल्प द पीपल ऑफ, है ना, आई वांट टू हेल्प नीडी पीपल। बट एक्चुअली में नीडी पीपल वो खुद ही है। उसका टारगेट है कि मैं रिटायरमेंट तक 500 करोड़ 1000 करोड़ की संपत्ति बनाऊं। और वो कैसे बन सकती है? तो वो नेताओं के साथ में मिलकर के साठगांठ करके वो बन सकती है
है ना। लोग एसडीएम बनना चाहते हैं, लोग तमाम पीसीएस पीपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो साल में इतना पैसा मिलेगा तनख्वाह के अलावा, तो इसलिए ये बहुत मोटिवेशन रहता है लोगों के बीच में। एक्चुअली में लोगों को हेल्प करने की इंटेंशन ना के बराबर लोगों की होती है, पर इंटरव्यू में सब यही बोलते हैं, ठीक है, ये जो सब बकवास है। तो इसमें क्या चीज है, एक चीज होती है आपराधिक अवचार, इसको कहते हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट, है ना, क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट संपत्ति को अपने उपयोग में लेता है, अब अगर कहीं पर रह रहा है, तो जैसे आप देखो कि गाड़ी मिलती है, किसी अधिकारी को गाड़ी मिलती है, तो वो गाड़ी सरकारी कामकाज के लिए उसको मिलती है ना, ऑफिस से घर जाओ, घर से ऑफिस आओ, है ना, या वहां से कहीं पे प्रॉब्लम आई है, सरकारी कामकाज के लिए गाड़ी यूज करो। बट लोग क्या कर रहे होते हैं, उस सरकारी गाड़ी को अपने गांव के लिए दौड़ा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को स्टेशन से लाने के लिए दौड़ा रहे हैं जगह जगह। तो ये होता है, इसको कहते हैं मिसकंडक्ट, संपत्ति को अपने उपयोग में लेना, बेईमानी से लेना या कपट पूर्वक तरीके से लेना, मतलब कि गलत तरीके से लेना, दोनों का मतलब है गलत तरीके से लेना। या कुछ लोग तो बहुत होशियार होते हैं कि कोई संपत्ति उनको मिली और वो संपत्ति उनको पद पर रहने के कारण मिली, पब्लिक सर्वेंट होने के कारण मिली, और उन्होंने उठा करके वो अपने नाम ही कर ली, उसको ट्रांसफर ही उन लोगों ने अपने नाम पर कर लिया। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाती हैं कि पब्लिक सर्वेंट संपत्ति को अपने उपयोग के लिए बेईमानी से कपटपूर्वक तरीके से यूज करता है या ट्रांसफर कर लेता है, या अपने पद पर रहने के समय के दौरान खूब माला माल हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, रुपया पैसा वाला हो जाता है ना। तनख्वाह मिली पूरी जिंदगी में 1 करोड़ की, और संपत्ति है भाई साहब के पास 50 करोड़ की, वहां बंगले हैं, वहां फ्लैट है, वहां पे अपार्टमेंट्स हैं, वहां पर मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और ये मैक्सिमम लोगों का आपको मिल जाएगा। ये इतने बुरे हालात हैं। जो जितना ज्यादा पढ़ लिख जाता है उसका दहेज भी उतना ज्यादा देना पड़ता है। अगर आप सिंपल से एक आदमी हो, किसान के बेटे हो, सिंपल से आदमी हो, तो हो सकता है आपकी नॉर्मल सी शादी हो जाए। बट अगर आप एक लेखपाल बन जाते हो तो आपको बढ़िया 10-12 लाख रुपए दहेज मिलेगा, उसके बाद आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल सकती है। उसके बाद अगर आप दरोगा हो जाते हो तो दरोगा के लिए एक फिक्स क्वांटिटी 50 लाख रुपए के आसपास की शादी सामने वाले को करनी पड़ेगी, जिसमें 15 से 20 लाख रुपए का कैश हो सकता है, इतनी ही वैल्यू की आपकी गाड़ी हो सकती है। हाँ हाँ, उसमें आपका पैसा कैश, ज्वेलरी और बढ़िया सी दावत हो जाती है उसमें, तो 50-60 लाख रुपए का। उसके ऊपर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो और ज्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर आप पीसीएस अधिकारी हो तो फिर तो करोड़ में बात जाती है। और उसके बाद अगर स्थितियां जाती हैं कहां पर, आप आईएएस अधिकारी हो या कुछ और बड़े हो, तो फिर तो बंगलों मिलते हैं कहीं कहीं करोड़ के, और ये वो फलाना ढिमका। तो ये सारी चीजें रहती हैं, और क्योंकि उनको पता है कि ये मालामाल हो जाएगा, खूब काम करेगा, तो यदि कोई पब्लिक सर्वेंट ये सारे के सारे काम करता है तो इनको क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। और इसके लिए जो सजा है, अब वो 3 साल मिनिमम से बढ़कर के 4 साल मिनिमम कितनी, मिनिमम 4 साल की जेल है, और मैक्सिमम जो 7 साल थी वो यहां पर 10 साल हो सकती है। साथ में यहां पर उस व्यक्ति को जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। ये धारा रट लेना, है ना, ये धारा आपको क्या कर लेना है, ये धारा रट लेनी है, ठीक है, रट लेनी है। क्लियर। तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट ये सब आपके आते हैं। हम्म हम्म। हाँ, तुम मेरी शादी के पीछे आ जाया करो भाई सब, बस। कांस्टेबल की कितने हो जाते हैं, जितने की लेखपाल में होगी, हाँ उतने में हो जाती है। आई में क्या हुआ है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कोई फ्लू जैसा आ रहा है, कल क्लास के दौरान ही हुआ था। अगला हमारा 14वां क्या है, 14वां हमारा है आभ्यासिक। क्या है, आभ्यासिक। आभ्यासिक अपराधी यानी कि बार बार रिश्वत लेता है, ठीक है, क्या काम करता है, बार बार ब्राइब लेता है, मानता ही नहीं है, बार बार लेता है, मान ही नहीं रहा है, बार बार वो लेता है, बार बार पैसे लेता है। अरे छोड़ो भाई, क्या है, सरकारी नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मैक्सिमम देखो, भर्तियों में घोटाला होता है, आपको पता है, भर्तियों में घोटाला होता है, आपको पता है, फर्जीवाड़ा होता है, सबको पता है ना। वो कितने लेवल पे हो रहा है, कितने लेवल पे नहीं हो रहा है, बड़े लेवल पे, मीडियम लेवल पे, हर जगह होता है। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जहां पर ये चीजें ना होती हो। और इसको अगर कोई छुपाता है तो वो झूठ बोलता है, ठीक है, वो झूठ बोलता है। तो एक्चुअली में लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि यार मैं ना एक काम करता हूं, इतने पैसे दे करके और मैं भर्ती हो जाता हूं, जब मैं भर्ती हो जाऊंगा मेरी शादी होगी, शादी में मैं दहेज में उतने ही पैसे ले लूंगा। अब दहेज में मान लो सपोज करो X रुपए दे करके वो भर्ती हो गया,
तो वो फिर उसको दहेज में कन्वर्ट करने का। तो एक चीज कितने सारे अपराधों को अंजाम देती है, वही दहेज का कारण बनेगा, और बाद में वही व्यक्ति फिर अपने पैसे की उगाही भी करना चाहेगा कि यार इतने पैसे देके इसमें लगे हैं हम नौकरी में, तो पैसे तो उगाए, और पैसे उगाते उगाते वो कब हृदयहीन हो जाता है और फिर आजीवन उगाही करता है, इस तरह का उल्टा काम करता है। तो ऐसे लोगों को सरकारी सेवाओं में नहीं जाना चाहिए। मेरी तो यही प्रार्थना है, यदि आप एक सिंपल लाइफ चाहते हैं, मैं सीधे बताता हूं, एक सिंपल लाइफ चाहते हैं जहां पर आर्थिक टेंशन कुछ ना हो, आप अपनी फैमिली के साथ में एक संतोषी जीवन जीना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में जाइए। बट अगर आप एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, है ना, एक लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं, है ना, बड़े बड़े आप गाड़ियों में और बड़ी बड़ी जगह में बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए नहीं है। अगर आप ईमानदारी से, फिर आप बिजनेस की तरफ बढ़िए, या अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप 5-7 साल 10 साल तक क्या काम कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो, बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हो, किसी बिजनेस को सीख सकते हो, किसी चीज के लिए मन बना सकते हो, और अपनी फैमिली को कम से कम 5 से 7 साल तक के लिए इकोनॉमिकली फ्रीडम देने के लिए, इकोनॉमिक फ्रीडम देने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हो, कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रख सकते हो, फिर आप खुल करके चांस खेलिए, तो आपके लिए आसानी होगी। ये नहीं कि गरीबों की खाल खींच करके आप चीजों को कर रहे हैं। तो अगर कोई बार बार अपराध करता है, बार बार दंड मतलब वो करता है, तो उसके लिए मिनिमम सजा 5 साल है और मैक्सिमम सजा उसके लिए कितनी है, 10 साल है। साथ में उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। ये सेक्शन 14 बोलता है आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 15वां, हाँ 15वां। अब यहां पर हमने देखा था क्या चीज थी, यहां पर था सेक्शन 13 में क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर दिया तो ये सजा है, ठीक है। परंतु सेक्शन 15 में क्या है, आपराधिक अवचार, जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट था उसको करने की कोशिश करी गई, ठीक है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट को करने की कोशिश करी गई, है ना, उसका अटेम्प्ट किया गया, करने का प्रयास किया गया, है ना। संपत्ति है, संपत्ति को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करी गई, उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करी गई, ठीक है, उसको, हाँ हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको जरा सी भी शिकायत नहीं बचेगी। गुरुजनों की ऐसी कृपा है कि आप सब कुछ यही याद कर लोगे। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बस उनको बस मतलब इधर उधर बात, वो ऐसा नहीं पढ़ाओ वैसा नहीं, बेटे इसी में रह जाना, पेपर हो जाएगा, और फिर मतलब स्थितियां बदल जाती हैं। तो बस पढ़ने पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, कैसे सिखाया जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हमारी चीजें हों, जिससे जल्दी ज्यादा ज्यादा हम रिवीजन कर पाए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट करने की कोशिश करता है, पैसा कमाने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है, तो मिनिमम 2 साल की सजा है और मैक्सिमम 5 साल की जेल है, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आप पैसे कमाए हो तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा यदि आप क्रिमिनल मिसकंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया? हाँ 3 से 7 साल क्या है, जेल है भाई, और क्या, कोई डांस थोड़ी करवाएंगे, ये जेल है। 2 से 5 साल की जेल है, ये जेल है बेटे। अरे यार ये तो कॉमन सी बात है मेरे भाई, चलो फिर भी ये जेल है। दंड का मतलब यहां पर जेल से है, ये जेल है, जेल 3 से 7 साल, ये जेल के बारे में बात हो रही है। कोई थोड़ी है कि 3 से 7 साल के लिए तुमको दुबई की ट्रिप पे भेजा जाएगा, ये तुम ये कर क्या हो। हाँ हम्म ठीक है। अगली धारा समझिए, यहां पर ध्यान से देखिए। अगली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, विवेचना कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी बच्चे ने पूछा था विवेचना कौन करेगा, विवेचना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, या सीधे लिख लीजिए जांच कौन करेगा, है ना। जांच कौन करेगा, जांच कौन करेगा, जांच कौन करेगा किसमें, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में, है ना, भ्रष्टाचार के मामलों में। अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो यहां पर ना एक क्या काम कर रखा है, अधिकारियों की रैंक डिसाइड कर रखी है कि कौन सी रैंक का अधिकारी किन मामलों में जांच करेगा। भ्रष्टाचार के मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कौन करेगा, तो अगर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मामला है, ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस में, है ना, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मामला है,
दिल्ली पुलिस में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच के लिए इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, इसमें इंस्पेक्टर कौन, जो 3 स्टार होता है, जो आप प्रमोट होकर के बनोगे, जो आप क्या बनोगे, जो आप प्रमोट होकर के बनोगे उसको कहते हैं 3 स्टार। तो 3 स्टार रैंक का अधिकारी कम से कम चाहिए, कम से कम, है ना, कम से कम इतनी रैंक का अधिकारी, है ना, इस रैंक का अधिकारी कम से कम चाहिए दिल्ली पुलिस से दिल्ली पुलिस में अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है। अगर मुंबई में या कलकत्ता में या मद्रास में या अहमदाबाद में इस तरह का कोई मामला है तो आपका सहायक पुलिस आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, एसीपी जो है वो इस तरह के मामलों की जांच करेगा इन 4 शहरों में। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और अलग कहीं है ना, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मामला है तो आपका इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी कम से कम करेगा। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, मद्रास का मतलब चेन्नई से है, और अहमदाबाद से संबंधित मामला है तो वहां का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस करेगा। और इसके अलावा अन्य जितनी भी जगह हैं वहां पर उप पुलिस अधीक्षक, उप मतलब डेप्यूटी, एस मतलब पुलिस हो जाता है, अधीक्षक मतलब सुपरिंटेंडेंट, डीएसपी रैंक का अधिकारी, कौन, डीएसपी रैंक का अधिकारी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपका इसमें जांच करेगा, ये इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, विवेचन करेगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, इसको रट लेना है, इस धारा को आपको रट लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बन सकता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस का मामला है तो कौन करेगा, तो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद से संबंधित मामला है तो आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस आयुक्त करेगा। और अन्य जगहों पर बाकी कहीं भी होगा तो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी उप पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी इसमें आपकी जांच करते हुए दिखाई देगा। हाँ 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 हाँ, अगर यही क्रिमिनल हुए तो भाई क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद 18वां भी काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। 18 में क्या होता है, बैंकर्स बुक होती है। देखो बैंकों में भी गड़बड़ हो जाती है, बैंकों में भी भ्रष्टाचार हो जाते हैं, बैंकों में भी गड़बड़ हो जाती है। बैंकों की जो बहियां होती हैं, जो बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, बैंकर्स बुक का मतलब जो बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं, बैंक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पर रुपये पैसे का हिसाब किताब लिखा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। क्या पूछा जा सकता है कि अगर आपको बैंकर्स बुक यानी बैंककारी बहियां, बैंक के रिकॉर्डों का आपको निरीक्षण करना है, इंस्पेक्शन करना है, क्या काम करना है, उनका आपको इंस्पेक्शन करना है, तो इनको इंस्पेक्ट करने की पावर किस अधिकारी के पास है, तो एसपी रैंक से ऊपर का अधिकारी, ठीक है, पुलिस अधीक्षक, एसपी, एसपी रैंक से ऊपर का अधिकारी ही जांच कर सकता है। एसपी रैंक से ऊपर का अधिकारी, एसपी रैंक से ऊपर का अधिकारी ही बैंक की बहियों की जांच कर सकता है, बैंक के रिकॉर्ड को देख सकता है, और कोई नहीं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। हाँ हाँ, नौकरी करते हुए बिजनेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ, कोई भी लाभ का कार्य नहीं कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, मंत्री विधायक इत्यादि रहते हुए आप सब काम कर सकते हो। आप एक बार मंत्री रहे, एक बार विधायक रहे और उसके लिए पेंशन आपको मिलेगा। आप 10 बार रहे, आपको 10 पेंशन मिलेंगे। और देश में जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब लोग करते थे पहले, एक्चुअली में जिसके लिए करते थे कि भाई बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा, पेंशन वगैरह मिलेगी, अब वो भी चीज साफ कर दी गई है। और इतनी गंदी राजनीति है। उधर देखो क्या किया, उधर अग्निवीर योजना, मैं लिटरली उसको सही नहीं मानता हूं। अगर कोई कहता हो कि अग्निवीर योजना में सिपाहियों की कम कमी है, नहीं भाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आदमी का काम आदमी करते हैं, टेक्नोलॉजी का काम टेक्नोलॉजी करती है। और लोगों का जुनून था, जज्बा था। अब आर्मी के प्रति वो जुनून जज्बा लोगों में भावनात्मक तौर पर है, पर अगर किसी को कहा जाए तो तुम चले जाओ तो फिर लोगों के पैर पीछे खींचने लगे। हमारे पास में एक विलेज है, उस विलेज में बहुत सारे बच्चे आर्मी की जी जान से तैयारी करते थे, सेलेक्ट होते थे। बट जब से अग्निवीर योजना आ गई है तो अगर बहुत ही मजबूरी होती है तो वहां जाते हैं, नहीं तो पुलिस को प्रेफर करने लगे हैं लोग। तो कितनी बड़ी विडंबना है। अब रक्षा बजट को बढ़ाने से बजाय उसमें वहां उन्होंने जो नफरी होती है, नफरी मतलब स्ट्रेंथ जो होती है आर्मर्ड फोर्सेस की, उसको कम कर दिया इन लोगों ने, जो कि गलत है। और मेरे हिसाब से पेंशन भी मिलनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, जिससे
लोगों को फायदा हो उस चीज का, कम से कम उनका बुढ़ापा तो सिक्योर करो। आप उनको एनपीएस दे रहे हो, उनके पैसे को और घुमा करके स्टॉक मार्केट में इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीजें ठीक नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब का एक पर्क ही सबसे बढ़िया यही था कि भाई रोजगार मिलता था, बाद में पेंशन मिलती थी। अब लोग उस वजह से ना जाकर के ले जा रहे हैं कि पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतना पैसा जोड़ देंगे, टेंशन ही खत्म। ठीक है, लोगों को डर ही नहीं है कि हम सस्पेंड भी हो जाएंगे, सोचेंगे हम पैसा इतना कमा देंगे, हमको टेंशन ही नहीं रहेगी आगे तक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, अब एक चीज है, सेक्शन 19 है, अगर क्या काम करना है, मुकदमा डालना है। ठीक है, मुकदमा डालना है, भ्रष्टाचार का मुकदमा किसी अधिकारी पर, किसी कर्मचारी पर, भ्रष्टाचार का केस फाइल करना है, भ्रष्टाचार का केस फाइल करना है, किस पर, किसी लोक सेवक पर, है ना। तो ऐसे नहीं होगा कि आप सीधे ही जाकर के और मतलब केस फाइल कर दोगे, ऐसे नहीं होगा। आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पूर्व अनुमति, पहले मंजूरी जरूरी है, पूर्व अनुमति, क्या, पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है ना। आपको पहले से ग्रांट लेनी जरूरी है। यदि लोक सेवक केंद्र सरकार से रिलेटेड है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपका ये अधिकारी, आपका ये कर्मचारी, आपका ये लोक सेवक इस तरह से, हाँ हाँ, आपका ये कर्मचारी, आपका ये अधिकारी, रुकिए बस अभी थोड़ी देर में पूरा होने वाला है, एक दो सेक्शन है छोटे छोटे। तो ये अधिकारी, ये कर्मचारी जो है आपका, ये आपका पूरी तरह से मतलब भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाया गया है, तो क्या हम इस पर कर दें? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है ठीक है कर दो। ऐसे ही राज्य सरकार से संबंधित अगर लोक सेवक है ना, राज्य सरकार संबंधित लोक सेवक है तो राज्य सरकार से, और अगर कोई अन्य व्यक्ति है, किसी अन्य जगह पर है, किसी प्राधिकरण में है, किसी निगम में है, किसी अथॉरिटी में है, किसी जगह पे है, तो वहां की जो सक्षम प्राधिकारी है, वहां की जो अथॉरिटी है, वहां का जो क्या है, वहां का जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, अथॉरिटी है, उससे पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सेक्शन 19 आपका बोलता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आपका बहुत एक दो पॉइंट और हैं, फटाफट समझ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। सेक्शन 21, कोई लोक सेवक जो अभियुक्त है या आरोपी है, अभियुक्त होने का मतलब क्या है, आरोपी होने का मतलब क्या है, दोनों का ये मतलब है एक्यूज्ड है। ठीक है, एक्यूज्ड, अगर वो एक्यूज्ड है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिस पर आरोप लगाया गया है कि भाई तुम पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो वो सक्षम साक्षी है। सक्षम साक्षी मतलब वो विटनेस है। ठीक है, वो अपने लिए ही क्या दे सकता है, वो शपथ साक्ष्य दे सकेगा, अपने लिए या अपने किसी साथी के लिए। ये बात आपको ऐसे समझनी है, सपोज करो कोई ए आदमी है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। क्या लग गए हैं? भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। तो अब इन आरोपों को निराधार बनाने के लिए, निरस्त करने के लिए, ये अपने लिए ही, है ना, अपने लिए ही क्या बन सकता है, विटनेस बन सकता है। अपने लिए ही ये व्यक्ति विटनेस बन सकता है, ये अपने आप सबूत पेश कर सकता है, अपने आप ही ये गवाह बन करके कोर्ट में पेश हो सकता है। ये सक्षम साक्षी है, शपथ साक्ष्य देगा, शपथ द्वारा, एफिडेविट के द्वारा ये साक्ष्य देगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, और वो चीज मान्य होती है। ये अपने लिए भी दी जा सकती है और अपने किसी साथी के लिए भी इसको दिया जा सकता है। हाँ, फटाफट बस एक एक्ट और है, एक धारा और है। सेक्शन 25 एक बात ये बोलता है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि लोक सेवक तो आर्मी वाले भी होते हैं। आर्मी, हाँ हाँ, अच्छा अगली क्लास नहीं है आज, ठीक है। नहीं, इसमें देखो सिंपल ही है। हाँ, अब इसमें एक चीज देखने की कोशिश करो आप, सेक्शन 25, सेक्शन 25 में क्या है, आपको पता है आर्मी जो होती है ना, आर्मी जो है, नेवी जो है, एयरफोर्स जो है, इसके जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक पब्लिक का कार्य करने के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को भी मैनेज करते हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं। तो वो सब के सब क्या है, वो लोक सेवक की श्रेणी में आपके आते हैं। मूलतः ये बात आप समझ लीजिए, मूलतः आप ये बात समझ लीजिए कि वो भी लोक सेवक हैं। तो अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई करप्शन का मैटर आता है तो क्या उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि
आर्मड फोर्सेस के अपने अलग ही नियम हैं, अपने अलग ही कोर्ट्स हैं, अपने अलग ही कायदे कानून हैं, उनका अलग ही अपना सिस्टम पूरा का पूरा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर लागू होता है, एनफोर्स होता है? तो आप कहेंगे नो, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों, आप पूछेंगे क्यों? क्यों? तो सीधे ही इसमें हम एक बात लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि आर्मड फोर्सेस के क्योंकि आर्मड फोर्सेस के अपने लॉ और कोर्ट्स हैं, अपने लॉ और कोर्ट्स हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं अपना, उनको कोर्ट मार्शल करना होता है, कुछ भी करना होता है, वो सारी की सारी बातें आपकी आ जाती हैं। और लास्ट धारा जो इसमें हम कर रहे हैं, सेक्शन 27, सेक्शन 27 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपील करनी है, अपील कौन करेगा? अपील वही व्यक्ति करेगा। अपील करना या आपका क्या होता है, आपका रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू ना, रिव्यू करना है या अपील करना है, किसी व्यक्ति को अपील करनी है। तो अगर ये आपका कहां से हारेगा, ये आपके सेशन कोर्ट्स में से हारेगा, तो अपील करने के लिए भी वो हाई कोर्ट जाएगा और रिव्यू करने के लिए भी वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो अपीलिंग अथॉरिटी है, रिव्यूइंग अथॉरिटी है, वो आपका राज्य का, वो क्या है, वो आपका राज्य का उच्च न्यायालय है। क्या है? वो आपका राज्य का उच्च न्यायालय है। यदि आपको अपील करनी है तो हाई कोर्ट जाइए, या आप उस फैसले को रिव्यू कराना चाहते हैं तो भी आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, अरे नहीं विवेक, ऐसा नहीं है बच्चे, हम तो उनके दास हैं। ठीक है, तो ये एक्ट पूरा हो गया। मुझे बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ मुझे एक बात, मजा आया नहीं आया? देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात क्या, छोटा सा एक्ट है, 2 दिन में हमने खत्म कर लिया है। कोई दिक्कत वाली बात, देखो समझाने में कितना अच्छा हो जाता है, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन बढ़िया होती है। हाँ, और ये चीजें समझेंगे आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीजें याद रहेंगी। चलिए, हाँ कुछ दिक्कत हो सकती है, शायरी। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 18 सब ओके है, एक एक सेक्शन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। हम्म, एक शायरी हो जाए, चलो हो जाए, जब आप कह ही रहे हो। चलो एक शायरी हो ही जाए। देखते हैं हमारे पास कोई कलेक्शन है क्या। ये हमने सब हटा दिया है, हमारा फोन। हम्म हम्म चलो, एक एक व्यक्ति है जो किसी से बहुत प्रेम करता है। हाँ, एक व्यक्ति है जो किसी से बहुत प्रेम करता है। हाँ, बहुत प्रेम करता है, और प्रेम करने के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि प्रेम कुछ ज्यादा हो गया और देवी जी छोड़ करके चली गई। अब वो अपनी बात ये कहना चाहते हैं, उन्होंने सबको बोल रखा था कि भाई हमारे वाले तो अलग हैं, हमारे वाले तो अलग हैं, सबसे बेहतर हैं। तो वह व्यक्ति जो बहुत प्रेम करता है, हाँ, हाँ विनीत केमड़ी, कोर्स जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो, बच्चों समझाओ, बाचो समझाओ, चाहे कम पढ़ाओ। अरे भाई, क्या समझ में नहीं आया विनीत केमड़ी आपको? क्या अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको, वो बताओ, क्या समझ में नहीं आया? एक एक चीज मैं बता रहा हूं, लिखकर अगर मैं पढ़ाता तो 4 दिन में एक्ट खत्म होता, 3 दिन में एक्ट खत्म होता, बट इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन फिर भी नहीं हो पाती। आपको अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत बताओ, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है वो समझाओ, समाधान किया जाएगा।
हाँ धन्यवाद संजना। तो वो बोला अब तेरी शिकायत किस से करें। उसने बोला सीधे ही, हाँ हाँ, अब तेरी शिकायत किससे करें, हर शख्स को कहा था तुमसे बेहतर कोई और नहीं। हर शख्स से कहा था तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं। हम्म। हाँ तो तुमसे बेहतर कोई नहीं। हाँ। अच्छा, कितनी गंदी थी शायरी। हो सकता है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि चीजें जल्दी खत्म करने के चक्कर में है, बट मैं ये चाहता हूं कि चीजें बेहतर से बेहतर समझ में आए। हाँ, अभी बहुत जबरदस्त तरीके से कमेंट चल रहे हैं, तो फिर मुझे बताना आप। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, बाय।